पाठ का नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य। एनसीईआरटी किताब है, दूसरा पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजाओं का राजवंशों का उदय हो गया। 7वीं शताब्दी का मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए मानचित्र देखिए, देखो यहाँ एक चोल, चेर, पांड, राष्ट्रकूट, ठीक है, इधर पाल, इधर गुज्जर, इधर कन्नौज के राजा, इधर इंद्रप्रस्थ। ये साम्राज्य 7वीं शताब्दी में क्या होने लगे, उदय होने लगे अपने राष्ट्र। देखो प्रत्याग, गुज्जर, राजपूत, चारवान स्थान का निर्माण कीजिए। ये दिख रहा है इस मानचित्र में, आगे दिया गया है। इसमें नए राजवंशों का उदय की क्या भूमिका रही, किस तरह से नए राजवंश का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी आते आते विभिन्न भागों में भू राजस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने माता या सावंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। राजा और स्वामी क्या लाएं, उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर लगाएं, उनके सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के सामंत में अपने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी भी अपने स्वामी के आधिपत्य के स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह एक उदाहरण दिया गया है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। दक्कन में राष्ट्रकूटों शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अनिष्ट थे। जो राष्ट्रकूट थे शुरुआत में चालुक्य में नीचे दिखाया था, दक्षिण में चालुक्य राजा था, उसके क्या थे, वो अधीन थे। क्या थे, वो अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीद्रुप ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। चालुक्य की अधीनता से इनकार कर दिया इसने दंतीद्रुप ने। उसे हराया और हृणय गर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजन जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सत्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य की सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये कौन थे, जिन्होंने अपना काम छोड़कर अपनी सैन्य कौशलता का इस्तेमाल किया और कहाँ राज्य स्थापित किया, कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य को स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन में क्या होता है, राज्यों में प्रशासन, कहीं राज्य होगा उसमें क्या होगा, प्रशासन होगा। इन नए राजाओं में से कईयों से महाराज धीराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भवनों का स्वामी, ये उपाधि हैं। इसी तरह अन्य भी भारी भरकम उपाधियाँ धारण की। ये क्या है, उपाधियाँ हैं। कौन सी, महाराजा धीराज राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों भवनों का स्वामी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इसके साथ सत्ता की साझेदारी करते थे किसान, व्यापारी, ठीक है, राजाओं के साथ क्या कर सत्ता आई। इन सभी राज्यों में उत्पादों के अर्थात किसान, पशुपालन और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मान्यता या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों का लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व किससे भी लिया जाता था, व्यापारियों से। किसानों से तो लिया ही जाता था, लेकिन राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। देखो कर क्या होता, 400 कर का क्या मतलब है, देखो ए लड़की, 400 कर का क्या मतलब, शासन करने वाले चोल वंश के, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में
विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है कौन सा कर? बेटी कर। कौन सा? बेटी कर, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कौन सा कर? बेटी कर। कौन सा कर? बेटी कर। यानी जब जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूस्वामी भूरायुष्य थे, मकान पर छाया डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करने वाला कर, मतलब किसी के घर है उस पर छत डालने उसका कर, कोई पेड़ है उस पर चढ़ने के लिए उसका कर देना पड़ता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, किसी की पारिवारिक संपत्ति उसका उत्तराधिकारी बनना है तो उस पर लगने वाला कर वो भी देना पड़ता था। आज इनमें से कोई कर वसूले नहीं जाते हैं। आज जो प्रेजेंट में 2024 में कोई कर वसूले नहीं जाते हैं, ये कर के पहले थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर बनते थे। राजा के संसाधन के लिए वित्तीय आधार पर बनते थे। साथ ही मंदिरों और द्रव्यों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो कर लिया जाता था राजा लेते थे, मंदिरों में और द्रव्यों में भी इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इसमें भी इस्तेमाल करते थे। जो युद्ध राजा लड़ते थे आपस में, उनमें जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों प्रयोग में संभावना बनती थी, है ना। राजस्व वसूलने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। राजस्व के लिए उसका क्या नाम है? देखो, प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। जो प्रभावशाली परिवार है उसके किए जाते, उसी में से कोई एक राजस्व वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता था और प्राय वंशानुक्रम होती थी। और ये नियुक्ति कैसी थी? वंशानुक्रम। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही उनके औहदे पर होते थे। जो राजा के समीप जो बड़े अधिकारी होते उनके वंशानुक्रम होते। कोई राजा है, उसका कोई बगल में कोई अच्छा रक्षक है तो उसका बेटा ही रक्षक बनेगा, बेटे से वंशानुक्रम। परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। परिस्थितियों में से ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासन खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं, जो अक्सर प्रशासन के लिए मदद करती है। अब देखिए नागवट्टी की पादी क्या है? नागवट्टी की पादी इम्पोर्टेंट है। नागवट्टी की पादी देखो, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रत्यार नरेश नागवट्टी के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव सिंध विंध्य महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजाओं के आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनंत गुजरात का, मालवा मध्य प्रदेश का, किरात बनवासी, तुर्क का मशक दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। ये क्या प्रशस्ति है? राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा क्या करते थे? ब्राह्मणों को भूमि देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी जो भूमि पाने वाले दिए जाते थे। जैसे ताम्र पत्र दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है, ये इस पर लिखा था। कैसा? ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा जाता है। थोड़ा ये कैसा है? संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा किए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। 9वीं सदी में जिन कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है। ये कड़ी में जो जड़े हैं ना, ये इस पर क्या है? राजसी मोहर लगी हुई है, जो यह बतलाते हैं कि एक प्रमाणित दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? प्रमाणित। कैसा है? प्रमाणित। अब देखिए भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था अनुदान में? यह चोल राजाओं द्वारा दी गई भूमि अनुदान की तमिल भाषा का एक अंश है। तमिल भाषा का अंश है। हमने देखो
हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर, हमने क्या किया, मिट्टी की मेढ़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं में चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं। हमने क्या किया, मिट्टी की मेढ़े बनाई, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी, उस पर क्या सीमाओं में चिन्हित कर, क्या क्या लगाया उसमें, फलदार वृक्ष लगा दिए, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जमीन, चारागाह, गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ आदि, अनाज घर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी छत्ते और गहरी झीलें, जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल सकता है। जिस लोगों पे ये भूमि मिलेगी तो उससे क्या होगा, कर वसूला जाएगा। क्या होगा, कर वसूला जाएगा। वह न्यायाधिकारी के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाई गई कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, पान के पत्ते हैं उन पर कर लगता था। बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। वो बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर जरूरी तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी की बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में लिखा है, लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श करना है। अब देखिए 12वीं शताब्दी में क्या होता है। 12वीं शताब्दी में बृहद संस्कृत काव्य है, काव्य की रचा गया। 12वीं शताब्दी में एक बड़ा काव्य संस्कृत में रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कश्मीर पर, जिन्हें कल्लड़ नामक रचनाकार द्वारा रचा गया। कई बार पूछा गया है कल्लड़, कई बार पूछा गया कल्लड़ द्वारा एक संस्कृत में काव्य रचा गया है। कल्लड़ ने अपनी वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्ष और वर्णनों का पहले इतिहासकार समेत अनेक के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के अभिलेखों में अक्सर शासनों उनकी नीतियों के आलोचनात्मक रूप दी जाएगी। इसलिए 12वीं शताब्दी में असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए राजा धन के लिए युद्ध करते थे। आपने यह गौर किया है जैसे प्रत्येक शासन राजवंश का आधार कुल क्षेत्र विशेषता विदूषण क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी। कौन सा? गंगा घाटी या कन्नौज है। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन लड़ते रहे? गुर्जर, राजपूत और पाल वंश। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षी संघर्ष। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षी संघर्ष। कौन सा? त्रिपक्षी संघर्ष। अगर कोई पूछे त्रिपक्षी संघर्ष किनके बीच में लड़ा गया तो बता सकते हैं आप, किनके बीच? राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में। जैसा हमने देखा कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। शासकों ने क्या करते थे, पहले बड़ा किला बनवा दिया और अपने संसाधन बड़े किए, तो इससे क्या होता था कि राजा बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, ऐसे प्रदर्शन करते थे। इसलिए जब एक दूसरे के राजाओं का आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी अपना विनाश बनाते थे, निशाना बनाते थे। जैसे हमने किसी को युद्ध करना है, एक राजा को दूसरे राजा को युद्ध करना है, क्या करेगा? उस राजा के दुर्गों का, उसके संसाधनों का क्या करेगा? विनाश करेगा वो, जिससे वो कमज़ोर हो जाए। कैसे? आर्थिक से, धन से। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इनके बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बंद कर दे बहुत गरीबी। अफगानिस्तान में गजनवी का सुल्तान महमूद था। ऐसे शासनों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है गजनवी। सुना है ना, महमूद गजनवी। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया है। 1997 से 1030 तक, मतलब कितने साल? 30 या 33 साल शासन किया उसने। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग कहाँ? ईरान, उपमहाद्वीप और उत्तर पश्चिमी से तक किया है। यह लगभग हर साल उपमहाद्वीप का हमला करता था। ये काम हमला करता था हर साल उपमहाद्वीप पर। उसका निशान थे संपन्न मंदिर। कहाँ देखो, गजनवी कहाँ करेगा? संपन्न मंदिर। मंदिरों में क्या होता है? सोना होता है नहीं होता है? पैसा होता है, जिन्हें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। अपने गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है।
महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनवी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक, ये क्या है, अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेख लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखा गया उनकी कृति किताब उल हिंद। पूछा जाता है किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने। किसने लिखी है बेटा? अल बरूनी। बहुत बार पूछा गया किताब। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और अल बरूनी महमूद गजनवी ने भेजा, किसलिए भेजा? उपमहाद्वीप में लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा है उसने। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चाहमान जो चौहान वंश है उसको क्या था? चौहान के रूप में जाने गए। चौहान कहाँ से आए? चाहमान से। कहाँ से? चाहमान से। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र शासन करते थे। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पे शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। पश्चिम से पूर्व की ओर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कौन? चौहान। और कहाँ से आए? चाहमान से। कहाँ से? उनका नाम चाहमान। उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। गुजरात में किससे? चालुक्य से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किससे? गढ़वालों से। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल 1168 से 1192 तक रहा, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को भी 1191 में हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने कौन से शासक को हराया था? अफगान शासक मोहम्मद गौरी अफगान शासक है। वो कब हराया? 1191 में। लेकिन दूसरी साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। कौन हारा गया? पृथ्वीराज तृतीय याद रखो, तुम पृथ्वीराज 2 और हैं पहले, ये इसलिए। हाँ, अब देखो चोल राज। कौन सा राज? चोल राज। ये कल पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, गर्मी पड़ रही है, कल पढ़ाऊंगा। ठीक है।